शुरुआत अहम खबर के साथ 13 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, अमित शाह यहां पर वाइब्रेंट विलेज का दौरा करते दिखाई देंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की जानी है जिसमें शिरकत करने वाले हैं अमित शाह। 13 अक्टूबर का उनका उत्तराखंड का दौरा। अमित शाह का देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो कि यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज का दौरा कर देंगे। देहरादून FRI के प्रोग्राम में भी वो शिरकत करते नजर आएंगे। तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम अमित शाह का 13 अक्टूबर का जो शेड्यूल है, देहरादून FRI का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जिसमें वो मौजूद रहेंगे। वाइब्रेंट विलेज का अमित शाह दौरा करेंगे। तो मौजूदगी अमित शाह की 13 अक्टूबर को उत्तराखंड में रहने वाली है। उत्तराखंड का ये अहम दौरा अमित शाह का। इसके अलावा अमित शाह एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर लेंगे। उसमें तमाम संबंधित अधिकारियों को रहने के लिए कहा गया है। अमित शाह उस समीक्षा बैठक में शिरकत करेंगे और सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज का दौरा करते नजर आएंगे। उसके बाद बैक टू बैक उनके ये कार्यक्रम शेड्यूल्ड है उत्तराखंड दौरे के दौरान के, और तारीख है 13 अक्टूबर की। तो उत्तराखंड में मौजूदगी रहने वाली है देश के गृह मंत्री अमित शाह की। 13 तारीख को यानी कि 13 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे अमित शाह। यहाँ पर उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि शेड्यूल्ड हैं। सबसे पहले वो वाइब्रेंट विलेज का दौरा करते नजर आएंगे। वहाँ पर संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में वो वहाँ दौरा करेंगे। इसके अलावा एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया जाना है और समीक्षा बैठक में वो शिरकत करने वाले हैं, समीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में ये 13 अक्टूबर का उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम जो तय किया गया है। 13 अक्टूबर का उत्तराखंड का दौरा अमित शाह का ये महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। एक दिवसीय ये दौरा रहेगा वाइब्रेंट विलेज का, जिस दौरान अमित शाह दौरा करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, शिरकत करते नजर आएंगे। तो उत्तराखंड में मौजूदगी रहने वाली है 13 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह की। अब चूंकि देखिए लगातार एक्टिवनेस बढ़ती हुई और इसी कड़ी में अब अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे। 13 अक्टूबर का उनका ये कार्यक्रम उत्तराखंड का तय है। वाइब्रेंट विलेज का पहले वो यहाँ पर आएंगे, दौरा करेंगे, उसके बाद फिर समीक्षा बैठक में भी वो शिरकत करने वाले हैं। उधर देहरादून अल्मोड़ा के बीच आज से हेली सेवा शुरू हो जाएगी। बता दें आपको, सहस्त्रधारा हेलीपैड से इस हेली सेवा की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे CM पुष्कर सिंह धामी बाकायदा इस हेली सेवा का शुभारंभ करते नजर आएंगे। उसके बाद ये फिर आम लोगों के लिए हेली सेवा खोल दी जाएगी। आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, इसका लाभ उठा सकेंगे। देहरादून से अल्मोड़ा तक का जो किराया निर्धारित किया गया है वो 5,000 रुपये किया गया है। यानी कि देहरादून से अल्मोड़ा तक का इस हेली सेवा का इस्तेमाल अगर लोग करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये किराए के तौर पर देने पड़ेंगे। और इस हेली सेवा का शुभारंभ बाकायदा आज सुबह 11 बजे सूबे के मुखिया करने वाले हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। आज सुबह जब 11 बजे वो इसका शुभारंभ कर देंगे, उसके बाद फिर ये आम लोगों के लिए हेली सेवा खोल दी जाएगी। हरीश खनेड़ा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, हमारे संवाददाता। हरीश, कितने बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा? क्या कुछ हलचल है वहां पर? क्योंकि देखिए 11 बजने को ही है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के हाथों इस हेली सेवा का शुभारंभ होने के बाद फिर आम लोगों के लिए इसे खोला जाएगा। कितनी सहूलियत होगी, बताएं जरा।
देखिए सिर्फ क्योंकि सरकार की मंशा रही है कि गढ़वाल और कुमाऊं की जो दूरियां हैं उसे कम करना और साथ ही साथ जो आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो भी लोगों को मुहैया करवाना। तो इसी प्रत्यक्ष से इसी उद्देश्य से सरकार ने जो हेली सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। आज की अगर बात करें तो आज ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस हेली सेवा को हरी झंडी देकर के रवाना करेंगे। यानी कि आज से उत्तराखंड में यानी कि देहरादून और जो राजधानी देहरादून है और यहाँ से कुमाऊं मंडल के जो अल्मोड़ा है उसे जोड़ने का काम किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो किराया सीमा है वो 4,990 रुपया से तय किया गया है, जो लगभग 11 सीटर हेली सेवा यहाँ पर शुरू होगी और तमाम जो लोग हैं देहरादून में आने जाने की जो सुविधाएं होंगी लोगों को वो बहुत आसानी से यानी कि 55 मिनट के अंदर अंदर लोग देहरादून पहुंच पाएंगे। जहां पर लगभग अगर बात करें तो देहरादून पहुंचने में लोगों को 9 से 10 घंटे लग जाते हैं, तो अब लोग 55 मिनट में ही मात्र ये सफर अपना तय कर पाएंगे। और बहुत कम जो किराया शुल्क सरकार ने यहाँ पर तय किया है, लगभग 5,000 रुपए के आसपास जो किराया यहाँ पर रखा गया है। तो इससे लोगों को भी सहूलियत होगी और अगर किसी बहुत ज्यादा जरूरी लोगों के जो काम है उसे लोग उसे करने में भी ऐसे सफल में हो पाएंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? आपकी उनसे बात हुई होगी, क्या कहना है उनका? क्या वो इस किराए से खुश हैं, सेटिस्फाइड है? बिल्कुल शिल्पा, देखिए क्योंकि अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून से चाहे वो चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो या इसके अलावा अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को महंगा किराया यहाँ पर पड़ता है हेली सेवा का। तो लेकिन जो सरकार ने जो यहाँ पर जो शुल्क तय किया है, किराया निर्धारित जो किया है 5,000 रुपये, इससे बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह है और न केवल लोगों की सुविधाएं होंगी बल्कि टूरिज्म में भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। जो लोग बहुत जल्द पहुंचना चाहते हैं यानी देहरादून आना चाहते हैं या देहरादून से लोग अल्मोड़ा जाना चाहते हैं तो बहुत या फिर नैनीताल जाना चाहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत रियायत सरकार ने यहाँ पर दी है। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि एक तरफ से पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा तो और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जो लोगों की जो विशेष जरूरी जो कार्य होंगे, चाहे वो बीमार है, चाहे उसे दवाई की जरूरत है, चाहे उसे कुछ यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलना हो या फिर किसी भी तरह से सरकार से मिलना हो, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से जो दूरी है उसमें भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कमी आएगी। मात्र 55 मिनट में जो सफर है वो तय हो जाएगा और किराया शुल्क भी बहुत कम रखा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं से जो लोग हैं इस सुविधा से काफी हद तक सहूलियत लोगों को मिलने वाली है, उनका समय भी काफी हद तक बचने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। प्रदेश में 14 दिनों में 633 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हुई है। जी हां, सीएम धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जो आदेश दिया था, जो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, उसका पालन यहां पर करवाया गया। मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त करने के लिए समय दिया है, बकायदा डेडलाइंस दी गई थी। विभाग को 15 अक्टूबर तक का ये समय दिया गया था और 7 दिनों में 1683 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी अभी बाकी है। यानी कि अभी 7 दिनों का समय बाकी बचा है, समय था और अभी भी 1683 किलोमीटर सड़कें बाकी बची हुई है जिन्हें गड्ढा मुक्त अभी बनाना है। इससे पहले तेजी के साथ बाकी जगहों पर काम हुआ है, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया गया है और बाकी का काम अभी 7 दिनों का समय सीमा भी बची हुई है और 1683 किलोमीटर की सड़कें भी बची हुई है जिन्हें गड्ढों से मुक्त करना है। विभाग को 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया था और तेजी के साथ फिलहाल विभाग इस दिशा में काम करता हुआ। वहीं बंद होने वाले हैं चारों ही धामों के कपाट। जी हां, चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखें तय कर ली गई है। 4 धाम जिनके कपाट बंद होंगे उनमें से 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे, यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट एक दिन पहले यानी कि 2 नवंबर को ही बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम की घोषणा दशहरे पर कि बद्रीनाथ धाम की लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कपाट को लेकर उसको बंद करने को लेकर तय किया गया है, इसकी घोषणा दशहरे पर की जाएगी और हेमकुंड साहिब के कपाट आज ही बंद किए जाएंगे। इस तरह से उत्तराखंड 4 धामों में से 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि
तारीख घोषित कर दी गई है, इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख और समय कि कब बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, कितने बजे बंद होंगे, तो 12 अक्टूबर को यानी कि दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन ये अनाउंसमेंट होगी। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज को बंद होंगे, तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट गोवर्धन पूजा पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट पूर्व परंपरा के मुताबिक इस शीतकाल के लिए 3 नवंबर को भाई दूज के दिन सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपड़ियाल ने खुद इस बारे में जानकारी दी। सुमित कुमार हमारे साथ उत्तरकाशी से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, अब बेहद कम समय बाकी बचा हुआ है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़ी संख्या में चारों धामों के दर्शन करने के लिए यात्रीगण, तमाम श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर वहां पर प्रशासन कितने अलर्ट मोड पर? सुमित, आवाज मिल पा रही है? तो चारों धामों के कपाट बंद होने वाले, ऐसे में पूरी कोशिश रहेगी श्रद्धालुओं की कि उससे पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा जा सके, चारों धामों में जाकर वहां पर दर्शन किए जा सके। सुमित, एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, चारों धामों के कपाट बंद होने से पहले की क्या है वहां की तैयारियां? श्रद्धालुओं की पूरी कोशिश रहने वाली है कपाटों के बंद होने से पहले दर्शन किए जा सके। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो चारों धाम के जो कपाट की जो तिथि है वो यहाँ पर विधि विधान के द्वारा निकाली गई है, चाहे वो तीर्थ पुरोहितों की बात की जाए या तमाम पंडित समाजों की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो यमुनोत्री धाम की बात की जाए, चाहे वो गंगोत्री धाम की बात की जाए, तो यहाँ पर जो गंगोत्री धाम के जो कपाट बंद होने, उसको यहाँ पर 2 नवंबर को जो माँ गंगे के जो कपाट है वो श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री की बात की जाए तो 3 नवंबर को यमुनोत्री धाम के भी कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद की जाए। तो इस बार यात्रियों की बात की जाए तो लगातार जो यात्री रही है वो काफी अच्छी यात्रा इस बार चली है, चाहे वो प्रशासन की बात की जाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तो लगातार जो रूट व्यवस्था की बात की जाए, चाहे वो एनएच की बात की जाए, तो लगातार कार्य होते रहे हैं। और जिलाधिकारी ने साफ तौर पर जो यात्रा पे तमाम तीर्थ यात्री जो आते हैं, चाहे वो गौमुख ट्रैक की बात की जाए, चाहे वो गंगोत्री नेशनल पार्क की बात की जाए, तो इस बार जो यात्रियों की संख्या रही है काफी अच्छी यात्रियों की संख्या रही है। अभी तक लगातार जो यात्री अभी चल रही है उसकी भी संख्या यहाँ पर लगातार अच्छी देखने को मिल रही है, जिसके लिए यहाँ पर 5 मंदिर समिति की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी है। जो कपाट जब बंद होंगे तो उसमें कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं, और लगातार चाहे वो स्थानीय डोलियों की बात की जाए, स्थानीय देवी देवता भी यहाँ पर कपाट के दौरान पहुंचते हैं, तो उनकी यहाँ पर साफ तौर पर व्यवस्था की जा रही है। तो अब यहाँ पर मंदिर समिति का एक चुनौती जरूर है, क्योंकि जब कपाट बंद होते हैं तो जब शीतकालीन प्रवास मुखवा के लिए माँ गंगे की रवानगी होती है तो उस गांव में एक अलग ही तैयारी होनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर भी शीतकालीन यात्रा चलती है, तो वहां पर भी गंगोत्री धाम के ही जैसे वहां पर पूरी उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। वहां पर भी पूजा होती है, बर्फ के दौरान भी वहां पर पुजारी 2 किलोमीटर तक मार्कंडेयपुरी माँ गंगे के जल भरकर वहां पर माँ गंगे की मूर्ति पर जलाभिषेक करते हैं, तो वो भी एक वहां पर काफी चुनौती जरूर होती। तो इसके लिए भी 5 मंदिर समितियों की पूरी तैयारी। शुक्रिया आपका सुमित कुमार इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं बद्री केदार में भोग प्रसाद को लेकर एसओपी जारी की गई है। बता दें आपको, साल में एक बार होगा फूड सेफ्टी ऑडिट। भरोसे वाली जगह से ही खरीदा जाएगा घी, तेल भी वहीं से खरीदा जाएगा जहां पर ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा। जांच के बाद ही खरीदा जाएगा सारा सामान, ताकि कहीं भी कोई भी मिलावट की गुंजाइश ना होने पाए। तिरुपति में दरअसल प्रसाद में मिलावट के बाद ये फैसला लिया गया है। ये अहम फैसला इसी के मद्देनजर कि भरोसे वाली जगह से ही घी और तेल खरीदा जाएगा, जांच के बाद ही सामान खरीदा जाएगा।
के बाद ही सामान खरीदने की बात कही गई है। बद्री और केदारनाथ धाम में ये महत्वपूर्ण फैसला। दरअसल तिरुपति मंदिर के अंदर, प्रसाद के अंदर मिलावट की खबरें सामने आने के बाद ये एहतियातन फैसला यहां पर भी लिया गया कि जहां पर भरोसा होगा वहीं से घी खरीदा जाएगा, वहीं से तेल खरीदा जाएगा और उसी घी तेल के साथ प्रसाद को तैयार किया जाएगा। बाकायदा साल में एक बार फूड सेफ्टी अधिकारियों की तरफ से यहां पर ऑडिट करवाया जाएगा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उन्हीं जगहों से प्रसाद के लिए तेल और घी लेने की बात कही गई है। पुष्कर सिंह नेगी चमोली से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कनेक्ट हो गए हैं। पुष्कर, और क्या कुछ इस एसओपी में निर्देशित किया गया है, क्या कुछ मेंशन किया गया है, क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे ताकि किसी भी तरह की कोई भी मिलावट प्रसाद में यहां ना होने पाए? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, आपने सही कहा कि जब तिरुपति में जब शिकायत आई थी, तिरुपति मंदिर में जब जो भोग लगता है उसमें शिकायत आई थी, उसके बाद जो है उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के जो मंदिर समिति के धर्माधिकारी हैं उन्होंने एक एसओपी यहाँ पे जारी की है कि चारों धामों में, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, यहाँ पे जो है जो तेल हो गया या जो घी हो गया या जो भोग यहाँ पे लगता है भगवान को, उसको लेकर जो है एक एसओपी जो है कल यहाँ पे जारी कर दी गई है। मोहन जो धर्माधिकारी है मोहन प्रसाद थपलियाल जी के द्वारा, और इस पे जो है एक ऑडिट समिति भी यहाँ पे बनाई गई है कि साल में एक बार जो है जरूर ऑडिट होगा। क्योंकि शिकायतें आई थी जब तिरुपति में, आपने देखा होगा कि जब लड्डू में जब जिसमें मिलावटी तेल की यहाँ पे कुछ गाय की चर्बी की जो शंका जो जताई गई थी, उसको लेकर जो है उत्तराखंड में जो मंदिर समिति के धर्माधिकारी है उन्होंने एक कठोर निर्णय यहाँ पे लिया है जिनका कि एक एसओपी उन्होंने जारी की है। क्योंकि इसमें चाहे आपका खान हो, चाहे आपका पान हो, चाहे आपका घी हो, तेल हो, जिससे भी भगवान को जो है बद्री विशाल को जो है भोग लगता हो या यहाँ पे कुछ ऐसे प्रकार के जो दिए जलते हो, इनका जो तेल लिया जाएगा या घी लिया जाएगा, इसके लिए एक एसओपी जारी कर दी गई और जिसपे भरोसा हो, यानी एक ऐसी कंपनी चुनी जाएगी जिसपे मंदिर समिति का भी और उत्तराखंड सरकार का भी भरोसा हो कि जो चारों धामों में जो तेल चढ़ता है हमारा या घी से जिस श्रृंगार होता है हमारे देवी देवताओं का, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक एसओपी यहाँ पे जारी कर दी गई है। लेकिन सिर्फ आने वाले समय में पता चलेगा कि ये जो जाहिर तौर पर, क्योंकि ये आस्था का विषय है और आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, इसी के मद्देनजर एहतियातन ये कदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर सिंह नेगी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। हरिद्वार में त्रिभाषा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। इस दौरान उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और कहा, मातृभाषा से ही सर्वांगीण विकास संभव है। तो मातृभाषा का महत्व समझाते हुए इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। ये भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम यहां पर रखा गया था जिसमें तमाम स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वहां मौजूद तमाम बच्चों को, तमाम छात्र छात्राओं को संबोधित किया। मातृभाषा से ही सर्वांगीण विकास संभव है, इसलिए बाकी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा से हमेशा जो एक अलग ही लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है, उसके महत्व के बारे में भी वो बच्चों को समझाते नजर आए। वहीं देहरादून केदारनाथ विधानसभा में आगामी उपचुनाव का मामला, जदयू प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे के बाद पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। सर्वे में जो भी जिसका जैसा रिजल्ट होगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा, उस हिसाब से फिर पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। प्रत्याशी, जनता और कार्यकर्ताओं से बाकायदा फीडबैक लिया जाएगा। केदारनाथ विधानसभा के आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी चयन को लेकर ये आंतरिक सर्वे जो शुरू कर दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक विधानसभा जाएंगे। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाएगा। उन प्रत्याशियों के बारे में आम लोगों के साथ साथ कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजेगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन की दिशा में सर्वे करवाया जा रहा है। उनका कहना है कि संभवतः 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर तक ये सर्वे पूरा हो जाएगा और सर्वे रिपोर्ट पीसीसी के पास भेज दी जाएगी।
वहीं हरिद्वार में उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के नेतृत्व में मोर्चे के पदाधिकारियों और किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसान गुलशन रोड के मुताबिक सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान, प्रीपेड बिजली मीटर आदि मांगे हैं इन किसानों की, और हजारों की संख्या में किसान रुड़की में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धन्यवाद जिला अध्यक्ष आकाश सिंह जी और दूसरा उत्तराखंड किसान मोर्चा किसानों की समस्याओं को लेकर लगभग 37 दिन तक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय रुड़की पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उसमें किसानों की मांग यह है कि हरिद्वार के देहात क्षेत्र में स्मार्ट मीटर ना लगाए जाए, क्योंकि हरिद्वार एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसान बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और गन्ने की फसल साल भर के बाद हमारी आती है। ऐसे में किसान हर महीने या हर 30 दिन में 20 दिन में स्मार्ट मीटर को रिचार्ज नहीं करा पाएगा। हम सरकार से यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से फरवरी मार्च में पहले किसान अपने बिल जमा कराता था, फरवरी मार्च में किसान अपने बिल जमा करा पाएगा, इसके लिए किसान के पास पैसा नहीं है। दूसरा हमारा मुद्दा है इकबालपुर शुगर मिल के लिए 110 करोड़ रुपए भी बकाया चला रहा है लगभग 6 सालों से, और सरकार और प्रशासन सोया हुआ है और चीनी मिल मालिक सब मिलकर किसानों का 110 करोड़ रुपए सरकार ने मरवा रखा। जब तक ये पैसा नहीं मिलेगा किसान आंदोलन करता रहेगा। उधर खाने पीने की चीजों में थूक से लेकर पेशाब मिलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाकर कस्टमर्स को पिलाने के मामले ने काफी तूल पकड़ा था, आपको याद ही होगा। लेकिन अब उत्तराखंड की मसूरी से एक ऐसा ही घिनौना मामला सामने आया है, जहां लोगों को थूक वाली चाय पिलाई जा रही है। यहां युवक को चाय के बर्तन में थूकते हुए देखा गया, जिस पर अब विवाद बढ़ने लगा है। थूक वाली चाय पिलाने के मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को, नौशाद को, हसन अली को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चाय में थूकने के बाद चाय परोसने का वीडियो वायरल होने के बाद जगह जगह इसकी कड़ी निंदा हो रही है कि अपने कस्टमर्स को और खासतौर पर वहां मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों को ये चाय, थूक वाली चाय, ये जिहाद वाली चाय पिलवाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा इसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन भेजा गया। शहर में सत्यापन की भी मांग की गई है। अक्सर बाहर से आकर लोग यहां पर व्यापार करते हैं जिनका सत्यापन होता नहीं है, और इसके बाद फिर इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं, जिनमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। सभ्य लोगों की नगरी है और यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण होता है जो बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो मेरा तो ये कहना है कि ये लोग कैसे चौक चौराहों पर चाय बेच रहे हैं, क्या पुलिस उनका वेरिफिकेशन नहीं करती है, या स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनको शह देकर उनको वहां बैठाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पूरी मसूरी में जो बाहरी व्यक्ति हैं और जो ऐसे चाय की दुकानें या कई और व्यापार जो सड़क पर कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो बाहरी व्यक्ति है तो पहले तो उन पर कठोर से कठोर कदम उठाकर उन्हें यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। दूसरी ओर पुलिस को जो ये आरोपी है इनको जो गिरफ्तार किया गया है इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही सभ्य। आज तहसील कार्यालय पे अध्यक्ष बजरंग दल मसूरी, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्युत विद्यार्थी परिषद, म्यूनिसिपलिटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी के संगठनों ने आकर लिखित रूप में ज्ञापन दिए हैं और शहर से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों पर इसमें उल्लेख किया गया है, जिसकी हम विधिवत रूप से जांच कराकर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर के सभी लोग हमारे बहुत समझदार हैं, अच्छे लोग हैं, माहौल कोई ख़राब नहीं है, किंतु यदि ऐसी कोई संभावना में प्रतीत होती है तो उसको उचित कार्रवाई। उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है, जिनकी गांव की कृषि भूमि पर कोई भी खेती नहीं होती। भूमि की उपज क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी वजह से प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घट रही है, लेकिन कृषि विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रदेश में तेजी से हो रहे पलायन की वजह से हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में कई हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। निश्चित ही जिस तरह की घटना कल घटित हुई वो बहुत ही निंदनीय है, और जो थूक जिहाद का जिस तरह का मामला सामने आया है, तो निश्चित ही सभी संगठनों द्वारा, बजरंग दल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रही है। हमारे जो
टोटल जो आबादी है उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार, मैंने कहा ना कि देखिए हम सब इस प्रदेश के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कि हमकल जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना अब हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।